बाजार बोलता है। इसमें एफआईडीआईज का एक बार डेटा देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बाकी खबरें क्या है। तो एफआईडीआईज के डेटा में देखें तो कल भी एफआईज ने सेल ही किया और ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। 1151 करोड़ रुपए की सेलिंग एफआईज करके गए हैं, 4124 करोड़ की बाइंग डीआईज करके गए हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज चल रही है मार्केट में इस समय। और यहाँ पर देखिए एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में करीब 321 करोड़ की सेलिंग की, इंडेक्स ऑप्शन में 6180 करोड़ की सेलिंग की। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में वो खरीदारी करके गए। मार्केट में जब भी वो इंडेक्स में या स्टॉक्स में खरीद कर जाते हैं, खासतौर से जब स्टॉक फ्यूचर्स खरीद कर जाते हैं, तो अगला दिन इतना खराब नहीं होता है। अगर ग्लोबल इवेंट ही कोई खराब हो तो अलग बात है, अदरवाइज उतना खराब नहीं होता है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इवेंट और उनका असर। तो ग्लोबल असर देख लेते हैं पहले। तो असर में देखेंगे तो शंघाई हैंसिंग निकाई यहाँ पर नेगेटिव मार्क है, लेकिन इतना डीप नहीं है, और कोस्पी में ग्रीन मार्क बना हुआ है। डाउ जोन्स भी फ्लैट टू नेगेटिव ही बंद हुआ, तो कोई एज ग्लोबली नेगेटिव या पॉजिटिव ट्रिगर आज नहीं है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर है जो कि अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो अच्छी तेजी के साथ चलने वाले शेयर्स में कोहेंस, ईपैक का, ड्यूरेबल, ईएमआईएल, बीबॉक्स और एजीआई, इन सभी में आज 7 से 16% तक उछाल देखने के लिए मिल रहा है। देखिए इस समय ना गर्मी की वजह से गर्मी की थीम थोड़ी सी हिट हो गई है। ईएमआईएल, ईपैक, ड्यूरेबल, ये सारी कंपनियां जो है कोई एसी बेचती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बेचती है, कोई एसी के इक्विपमेंट बनाती है, इन सभी कंपनीज में बाइंग आ रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज गिर रहे हैं या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अंडर परफॉर्मिंग शेयर्स में ब्लैक बक, गार्डन, रीच हाईटेक, तांडा, मीडिया असिस्ट और चेन्नई पेट्रो, इन सभी में आज भी गिरावट देखने के लिए मिली है। चेन्नई पेट्रो आफ्टर रिजल्ट्स काफी तेजी से पिट रहा है, और एमआरपीएल में भी कल हमने पिटाई देखी, उसके साथ साथ चेन्नई में भी देखी। तो कहीं ना कहीं इन जो रिफाइनिंग कंपनीज हैं उन पर थोड़ा दबाव बना हुआ है। ग्लोबल खबरों की तरफ बढ़ते हैं। ईरान ने अपनी शर्तों के साथ समझौते की पेशकश की है अमेरिका से। उन्होंने कहा है कि पहले लेबनान पर हमला बंद करें, इजराइल वगैरह, और फिर होर्मुज खोलने पर बातचीत हो, उसके बाद हम न्यूक्लियर पर आएंगे। ये 3 शर्तें उन्होंने रखी, जिस पर अमेरिका की तरफ से ये बयान आया रूबियो का कि ट्रंप को ईरान की शर्तें पसंद नहीं आई हैं, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फिलहाल ईरान बातचीत नहीं करेगा, तो ये शर्त उनको नहीं समझ आ रही है। कच्चे तेल की कीमतों में इसीलिए थोड़ी सी तेजी जारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल की आवाजाही है उस पर अभी भी कशमकश बनी हुई है, कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। शरद सर, अगेन आप आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल काफी क्लोजली देख रहे हो आजकल। सर क्या लग रहा है तीनों में? तो विजय देखिए, आज की जो रैली है वो बिल्कुल टेलीकॉम, केमिकल, मेटल, ऑयल, यही 4 हैं। तो जिसमें सबसे ज्यादा रैली है, एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 1:1 का है मार्केट का। तो ये सभी काउंटर्स अगर आप देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप ये पूरे पैक को देखिए, हम लोग रेगुलरली डिस्कस करते हैं, तो गिरावट जरूर है बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी में, लेकिन उस तरह का सप्लाई नहीं है। मतलब जो मुझे लगता है कि जिस तरह की गिरावट होनी चाहिए थी, बेस नीचे की तरफ मुझे लगता है बिल्कुल बने हुए हैं। अभी यहाँ पर उस तरह का शॉर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप बीपीसीएल को देखिए, बेस फॉर्मेशन है बहुत अच्छा, 285 के आसपास बेस। जब तो वो बेस ब्रीच नहीं होगा, मैं इसको शॉर्ट नहीं करूंगा। मुझे लगता है बिल्कुल एक कंसोलिडेशन जरूर है। कोई बड़ी स्पाइक आएगी अब आईवी के अंदर, आईवी कॉन्ट्रैक्शन 2 दिन से आपको दिख रहा है। अब आईवी एक्सपेंशन जब कभी आएगा, तब अभी ये बीपीसीएल, एचपीसीएल में आपको गिरावट दिखेगी। 285 के पास अच्छा बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, 300 के पास एक मजबूत बेस, और आज भी देखिए कोई इस तरह का शॉर्ट बिल्डअप नहीं है। अगर आप हिंद पेट्रो में भी देखिए, यहां पर भी एक कंसोलिडेशन है करीब 365 के बेस के साथ। मुझे नहीं लगता कि अभी इमीडिएटली कोई सप्लाई आ रही है, बड़ी सप्लाई आ रही है। बेस वही है 360, 365 के आसपास, जहां जिन स्ट्राइक्स पर अच्छा शॉर्ट पुट बिल्डअप है। 400, 420 की तरफ निकलने की कोशिश करेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। कंसोलिडेशन चल रहा है, जब कभी कंसोलिडेशंस होते हैं तो उसके ब्रेकआउट्स भी आते हैं। और सिमिलरली आईओसी को आप देखिए, यहां पर भी एक बेस फॉर्मेशन है 140-45 के आसपास, कंसोलिडेशन है। ये अगर आप देखिए तो एक अच्छी तेजी के बाद एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट आएगा 148 के ऊपर, निकला तो 155 तक भी आपको जाता हुआ दिखेगा। तो तीनों ही जगह मुझे लगता है कि एक अच्छा बेस बिल्डिंग है। और सर रिलायंस, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इनके रोल ओवर डेटा क्या बोल रहे हैं आज? जी, तो देखिए, अगर आप ओएनजीसी को रीड करिए तो यहां पर एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप है। ओएनजीसी में एक कंसोलिडेशन के बाद एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट, बहुत क्लीन ब्रेकआउट मिला है।
और आई थिंक ये अगर मैं इसको एक्सट्रापोलेट करूं तो अब इसके अंदर करीब करीब जो ट्रेंड शुरू हुआ था करीब 270 रुपए के आसपास से 7% 8% की रैली आपको ऊपर की तरफ देखने को मिली थी, तो आज जो ब्रेकआउट आया करीब 290 के ऊपर, तो मान के चलिए करीब मुझे 310 312 तक की एक रैली यहां पर देखने को मिल सकती है। बेस है थोड़ा नीचे 280 के आसपास, लेकिन मुझे लगता है ओएनजीसी में एक अप ट्रेंड है, ये 315 320 तक जाने की कोशिश कर सकता है। और एक और भी आपने काउंटर कौन सा बताया था सर? ऑयल इंडिया और रिलायंस। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। ओएनजीसी और दूसरा मैं सर ओएनजीसी बोला था मैंने, ऑयल इंडिया बोला था और रिलायंस बोला अच्छा था। जी 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 जी। तो देखिए अगर आप ऑल इंडिया के भी टेक्सचर को देखेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अभी एक एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन है, क्योंकि वीकली चार्ट्स पर कंसोलिडेशन है। ये ब्रेकआउट आएगा 515 के ऊपर, तब तक कुछ लॉन्ग नहीं बनता। बेस है करीब 450 के आसपास, 515 के ऊपर निकलेगा तो शार्प रैली आपको 600 रुपए की तरफ सीधे सीधे देखने को मिलेगी। 75 रुपए की रैली, आप 75 पॉइंट्स की रैली यहाँ पर आपको सीधे सीधे ऑल इंडिया में देखने को मिलेगी। अभी ट्रेड नहीं बनता, 515 के ऊपर निकलेगा तब लॉन्ग बनेगा। ठीक है सर, तो ये रही बात ऑयल इंडिया की। सर रिलायंस में खास तौर से मैं एक थोड़ा सा ये पता करना चाहता हूँ कि रिलायंस रिजल्ट्स वाली अनसर्टेनिटी तो सब खत्म हो गई, अब ये शेयर थोड़ा सा चलने की स्थिति में आ रहा है पिछले 2 दिन से। ये जो रिकवर हो रहा है, इस पर यकीन करना चाहिए ये बाइंग में कन्वर्ट होगा, ये केवल कवरिंग है, शॉर्ट कवरिंग है? तो विवेक जी 2 दिन से जो अगर इस वीक को मैं देखूं तो एक ओपन स्कोर लो का फॉर्मेशन है 1310 के आसपास, लेकिन ये तो एक कंफर्मेशन हो जाता है कि चलिए कि बेस फॉर्मेशन हो रहा है 1310 के आसपास, समझ में आता है 1300 के आसपास पुट राइटर का बेस है। बट अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो करीब 19 जनवरी के वीक के बाद से एक लगातार लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन है। ये बेसिकली अगर देखें तो निफ्टी के सेटअप को डिफाई कर रहा है, तो इसके लिए मैं इसमें इमीडिएट लॉन्ग नहीं दूंगा। कोई एग्रेसिव लॉन्ग लेना चाहे तो 1300 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको लॉन्ग कर सकता है। ये एक स्विंग लॉन्ग होगा। अगर कोई स्विंग लॉन्ग ट्रेडर है, बॉटम फिशिंग करना चाह रहे हो, 1310 के स्टॉप लॉस से और लॉन्ग कीजिए। ट्रेंड कंटिन्यूएशन आएगा इसके ऊपर, बुलिश कंटिन्यूएशन आएगा इसके ऊपर आफ्टर इट क्रॉसेस द जोन ऑफ 1440। तो पहले भी ये जोन मैंने डिस्कस किया कई बार, 1440 के ऊपर निकलेगा तब एक बार एक आप लॉन्ग मानिएगा, तब ये अपने ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी में 1600, तब ये बाय ऑन डिप्स का व्यू बनेगा 1600 रुपए कम से कम, और ऊपर की तरफ हो सकता है 1750 1780 तक के जोन भी आपको दिखाई दे, बट इट हैज टू मूव ओवर 1440 फॉर एनी काइंड ऑफ बाय ऑन डिप्स व्यू। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं नतीजों की। देखिए जो कंपनियों के नतीजे जिनमें हमारे दर्शक जनरली सवाल पूछते हैं, उन्हीं के नतीजों पर हम बात करेंगे। पहले बजाज हाउस, आज के नतीजों पर कल अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं जिनके नतीजे आ चुके हैं। बजाज हाउसिंग के नतीजों में 15% का जंप हमें देखने के लिए मिला। रेवेन्यू में, नेट इंटरेस्ट इनकम में और नेट प्रॉफिट में 14% का जंप देखने के लिए मिला। शरद सर, बजाज हाउसिंग कैसे देख रहे हो आप? जी तो देखिए जब से पीएनबी हाउसिंग के रिजल्ट्स आए तो एक बेस फॉर्मेशन आपको हाउसिंग कंपनीज में देखने को मिला है। बट मेरा एक मानना है कि इस रैली में जो रैली है ना विवेक जी, इस रैली में जो भी काउंटर अपने 50 और 60 वे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के आसपास पहुंच गए या ब्रेकआउट दे गए वो तो मजबूत है, लेकिन जो वहां तक नहीं पहुंचे वो थोड़ा उसको मैं अभी भी कमजोर मानूंगा। तो बजाज हाउसिंग भी अभी 100 रुपए के आसपास एक बड़ा सप्लाई जोन है काउंटर को। आई थिंक लॉन्ग तभी बनेगा, एक बाय ऑन डिप्स का व्यू तभी बनेगा 100 रुपए के ऊपर निकलेगा। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव लॉन्ग लेना चाहते हैं तो बेस है करीब 70 रुपए के आसपास, आप कोई भी बाय ऑन डिप्स का व्यू रख सकते हैं। अगर आपको कहीं 85, अभी 90 रुपीज का भाव है, कोई भी डिप में आपको 85 के आसपास मिले तो आप लीजिए। 72 का स्टॉप लॉस लिखिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, बेस्ट इवेंचुअलिटी 100 रुपए तक काउंटर जा सकता है, टू प्रिसाइज 105 का टारगेट रखिए। 105 के ऊपर सस्टेन करेगा तब एक ब्रेकआउट आएगा, उस स्थिति में बाय ऑन डिप्स का व्यू बनता है, फिर 140 के टारगेट आते हैं, तब तक नहीं। ठीक है सर, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर देखिए आईपीओ आया था, आईपीओ के बाद पिटाई भी हुई इस काउंटर की। पहले चला था, बहुत जबरदस्त चला था, उसके बाद पिटाई हुई। पिटाई होने के पीछे फिर बाद में एक रीजन भी आया कि प्रमोटर ने अपना थोड़ा सा और स्टेक कम किया था,
जिसके बाद इसकी और पिटाई हुई और अब कंपनी के नतीजों पर थोड़ा सा दारोमदार आ चुका है। एक शेयर और सर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका जरा टेक्सचर देखिए सर। इसके रिजल्ट्स देखने से तो ठीक लग रहे हैं और नेट इंटरेस्ट इनकम 23% बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 5% बढ़ा है, प्रोविजनिंग इनकी काफी कम हुई है, जिसकी वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है सर वो 65% बढ़ गया है। प्रोविजनिंग 635 करोड़ से घट के 269 करोड़ रही है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर तो मैं देख रहा था करीब 350 करोड़ की प्रोविजनिंग थी, जिससे घट के 269 करोड़ हुई है। तो क्यू ऑन क्यू वाई वाई दोनों में अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ देखने के लिए मिली। ग्रॉस एनपीए 2.03 आए हैं एज कम्पेयर टू 2.3, तो ये भी एक अच्छी चीज है कि ग्रॉस एनपीए कम हुए ऑन ए क्यू ऑन क्यू बेसिस और नेट एनपीए भी कम हुए, 0.88 से घट के 0.74 हुए। तो नेट एनपीए का घटना और ग्रॉस एनपीए का घटना अच्छी चीज, प्रोविजनिंग कम रहना भविष्य के लिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रोविजनिंग का घटना अच्छी चीज है। और अगर भविष्य में कोई लग रहा है अनसर्टेनिटी है और उसकी प्रोविजनिंग पहले कर लेना तो भविष्य सुरक्षित सा लगता है। तो दोनों ही तरीके से मार्केट कई बार सोचता है। सर, एयू स्मॉल बैंक पर आप कैसे सोच रहे हो? बिल्कुल जी, देखिए आप तो देखते ही हैं, देखिए निम जो इसका है 5.9 का हाईएस्ट अक्रॉस द इंडस्ट्री है, क्योंकि लास्ट मैंने जो निम देखा था 4.5% के आसपास, 4.5% आईसीसीआई बैंक का रहा है। तो मुझे लगता है अच्छा परफॉर्मेंस है और मुझे लगता है कि जिस तरह से, बिल्कुल सही बात है। देखिए आपने फंडामेंटल डिस्कस कर लिया, बट निम्स बहुत इंप्रेसिव है, बाकी तो और चीजें आपने डिस्कस की, मैं डेरिवेटिव डेटा डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए अगर आप इसके प्राइस एक्शन को देखेंगे तो विक जी मुझे लगता है कि एक क्लीन ब्रेकआउट इसके मिला है लास्ट वीक के अंदर, एक कंसोलिडेशन है नो डाउट, लेकिन ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है, बेस फॉर्मेशन है। अगर आप इसके डेरिवेटिव्स डेटा को भी विक जी अगर देखेंगे ईयू स्मॉल फाइनेंस में, मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, और एक बेस अगर एक शॉर्ट पुट बिल्डअप है करीब 1050 1050 1050 की स्ट्राइक्स के आसपास एक डिसेंट शॉर्ट पुट बिल्डअप है। मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। करीब आपका बेस बन रहा है 980 और 1020 के आसपास। और अगर आपको कोई डिप मिलेगा तो बिल्कुल आपको खरीदारी का मौका डिप में लेना है, कोई इमीडिएट नहीं लेना है। आपको डिप मिलेगा, कोई डिप मिल जाए आपको कहीं 1000 के आसपास तो इसको लीजिए, या अगर आप बाय करना चाहते हैं स्टैगर्ड बाइंग कीजिए। और मुझे लगता है 1180 तक के टारगेट इसमें ओपन होंगे पोजिशनली। अगर बैंक निफ्टी, जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी का पहले लेवल शायद बताया था, मैं फिर बताता हूं। अगर बैंक निफ्टी किसी स्थिति में अगर बैंक निफ्टी किसी भी स्थिति में 56,700 के ऊपर निकल जाता है तो ये आप पकड़ के चलिएगा, 1180 की तरफ भागने की कोशिश करेगा। स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रेंथ तो है काउंटर के अंदर और देखिए रिजल्ट्स भी ठीक आए हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। वो ठीक है, कई बार क्या होता है कि काउंटर में एनालिस्ट कम्युनिटी वैल्यूएशन और वो सारी चीजें निकाल देती है, लेकिन अगर रिजल्ट्स ठीक है, आउटलुक ठीक लग रहा है रिजल्ट्स को देख के, तो इतनी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है। कोल इंडिया सर, यहाँ पर देखें तो रेवेन्यू में 6% का अप देखने के लिए मिला है, बीटा भी 6% अप हुआ, मार्जिन्स भी थोड़े बहुत बड़े हैं, नेट प्रॉफिट 11% बढ़ा है, मार्जिन्स में करीब 20 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिली है। सर, कंपेयरिंग द रिजल्ट्स विद देयर सब्सिडरीज, जो इनके भारत कोकिंग कोल के रिजल्ट्स आए थे, सीएमपीडीआई चलो कोल की माइनिंग में नहीं है, लेकिन रिजल्ट उसके भी खास नहीं आए थे। तो ऐसे में कोल इंडिया के रिजल्ट्स का पॉजिटिव रहना क्या संकेत दे रहा है सर? क्योंकि ये क्वार्टर में कोल की डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ी होगी, क्योंकि ऑयल एंड गैस की सप्लाई पूरी तरह से नहीं मिल रही थी, तो कोल पर थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ था कि भाई कोल निकालो जल्दी से जल्दी, कम से कम ईंधन की दूसरी तरफ से तो सप्लाई कम ना हो। तो ये सरकार का जाहिर सी बात है प्रेशर रहा होगा। कोल इंडिया को हमने उस समय चलते हुए भी देखा था। आप कैसे देख रहे हो सर? बिल्कुल, तो देखिए आप 450 से लेके 470 में पूरा में आपको शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल जाएगी। 450 470 एक इंपॉर्टेंट बेस फॉर्मेशन है। तो देखिए, और यहीं पर ट्रेड कर रहा है, और ये पूरे जोन में 450 और 470 जो पिछले 2 वीक में इसका कंसोलिडेशन बेस बना है, सब जगह पर शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग आपको देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि अच्छा, अगर किसी के पास है तो बिल्कुल होल्ड करे, अदरवाइज कोई गिरावट मिल जाती है, बेस थोड़ा नीचे खिसक गया 426 के आसपास, स्विंग आएगा, गिरावट आ सकती है नो डाउट। लेकिन मुझे लगता है पोजिशनली इसको होल्ड करेंगे तो मुझे लगता है 548 तक के, 502 या 548 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 500 रुपए का टारगेट और 548 का पोजिशनल टारगेट, अगर आप थोड़ा लंबा लेके चलेंगे। और बिल्कुल सही बात है जी, मैं इस चीज को रिट्रेट करूंगा।
जो काउंटर्स अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में चल रहे हैं वही मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स व्यू में आएंगे, जिसमें यूए हम लोग डिस्कस किया, कोल इंडिया डिस्कस किया। अदरवाइज बॉटम फिशिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं इस मार्केट में। बेहतरीन सेटअप है विवेक जी। देखिए बेहतरीन सेटअप है और काउंटर भी आज बेहतरीन ही चला हुआ है। और एक काउंटर और जिस पर हम बात करेंगे, जिस पर जनरली दर्शक रोज सवाल कुछ ना कुछ पूछते हैं, एजीआई ग्रीन पैक। सर ये बड़ा ग्रीन हो रहा है, 7% ऊपर है करीब ये काउंटर। रेवेन्यू में 17% का जंप, एबिटा में करीब 2% का जंप, एबिटा मार्जिन जो है वो 20.6% आए एज कम्पेयर टू 23.7, और नेट प्रॉफिट में 61% का जंप देखने के लिए मिला है। सर कैसे देख रहे हो एजीआई ग्रीन पैक को? जी, तो देखिए विवेक जी, वैसे तो अपने 50-60 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे पहुंचा नहीं है, लेकिन जो टेक्सचर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेक्सचर ये है कि पिछले 4 सप्ताह से कंसोलिडेशन बेस बना 500 के आसपास, और काउंटर अपने जो ब्रेकडाउन का जोन था 600 रुपया, ये जोन क्या है इंपॉर्टेंट देखिए। ये जोन जो है ये पहले आपको जून 2024 मार्च 23 के मार्च 25 के बाद एक ब्रेकडाउन इसका मिला था फरवरी 26 में, फिर वहीं आके ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये 700 रुपए की तरफ जा सकता है, एक्सट्रीमली लाइकली है। पिछले वीक के कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर गया है 2 ही दिन के अंदर। तो बेस फॉर्मेशन अब हो जाता है 550 के पास। तो एक डिपेंडिंग अपॉन जो आपने फंडामेंटल्स बताए इसके, अगर ये 605 के ऊपर निकल के सस्टेन हो जाता है तो 700 तक के टारगेट यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, अब बात करते हैं उन नतीजों की जो कि आज आने वाले हैं। मारुति, देखिए मारुति के नतीजों में बहुत सारी अलग अलग चीजें आ रही हैं। अब ये शेयर कैसे ट्रेड करेगा, क्योंकि अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के अलग अलग अनुमान है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो इसलिए हमने अनुमान तो नहीं बता रहा मैं, क्योंकि कोई कह रहा है कि 15-20% की ग्रोथ आ जाएगी, कोई कह रहा है कि थोड़ा सा इस बार ये क्वार्टर हिट हो सकता है, तो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। शरद सर कैसे दिख रहा है मारुति इस बार? बिल्कुल, तो देखिए एक गिरावट के बाद, अगर आप गिरावट के बाद देखिए तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है करीब 13,000 के ऊपर, और इस वीक में एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन है। तो बेस वही हो जाता है 13,000, उसके नीचे फिसलेगा तो शार्प गिरावट दोबारा आपको 12,000 की तरफ देखने को मिल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है एक बेस फॉर्मेशन है, और पूरे जो कैंडल आप देखिए जो बना था करीब 6 अप्रैल के वीक में, पूरा उसी के अंदर पूरी एक्टिविटी है। उसके बाद से पूरे महीने में उसी के अंदर एक्टिविटी हुई, तो कमजोर नहीं है। 13,000 के पास एक मजबूत बेस है। मुझे लगता है 13,800 के ऊपर निकलेगा तो शार्प रैली आपको 14,700 की तरफ मिलेगी। तो 13,700 के ऊपर निकलने पर आपको देखिए करंट भाव से करीब 11% की रैली मिलेगी, और 13,700 के ऊपर निकलने में खरीदेंगे तो भी आपको 6% की रैली मिलेगी कम से कम। तो बिल्कुल 13,800 का अपना ट्रिगर लगा के रखिए, उसके ऊपर निकलने की कोशिश करें तो आप 14,700 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। इन एनी इवेंचुअलिटी, जो मुझे कम लगती है चांस, 13,000 के नीचे निकल जाएगा तब एक दोबारा गिरावट आपको 12,200 की तरफ देखने को मिल सकती है। ठीक है, मारुति के नतीजों पर आज मार्केट की नजर रहेगी। जनरली मारुति के नतीजे मार्केट आवर्स में आ जाते हैं, 2-3 1:30-2 बजे करीब आ जाते हैं, तो नजर रखनी पड़ेगी। एक रिजल्ट सर, गार्डन रीच, यहाँ पर भी बहुत सारे दर्शक हमसे सवाल पूछते हैं और इसके आज नतीजे हैं। नतीजों में देखें तो सर देखिए रेवेन्यू बढ़ सकता है, लेकिन प्रॉफिट कितना बढ़ेगा वहां पर सवाल है, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर का इनका जो प्रदर्शन है वो प्रॉफिट फ्रंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा है। कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं उसमें हो सकता है कि ग्रोथ भी आ सकती है, लेकिन बेस पड़ा है 244 करोड़ के मुकाबले इनको प्रॉफिट देना है। पिछले Q3 में यानी कि जो अक्टूबर दिसंबर तिमाही था उसमें इनका 171 करोड़ का प्रॉफिट था। जनरली Q4 जो होता है डिफेंस कंपनियों का, इंफ्रा कंपनियों का, सभी का अच्छा क्वार्टर होता है, लेकिन कितना प्रदर्शन ये अच्छा कर पाएंगे वो डिपेंड करेगा। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने पिछले साल मार्च क्वार्टर में दिखाया था 13% का, क्या ये उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर आ पाएंगे? क्योंकि इन्होंने 9% के प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 3 क्वार्टर से दिखाए हुए हैं। अब यहाँ पर यही सवाल है, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी अंडर स्कैनर है। हो सकता है कि ग्रोथ दिखा भी दे, क्योंकि Q4 में अगेन बोल रहा हूँ कि इनका Q4 ही अच्छा होता है, सबसे अच्छा क्वार्टर इनका Q4 होता है, और Q4 के ही आज नतीजे हैं। शरद सर, नतीजों को देखते हुए गार्डन रीच पे क्या पोजीशनिंग करनी चाहिए?
तो देखिए, अगर आप जो 1200 के आसपास फरवरी 2025 में एक मूव शुरू हुआ था 1230 के आसपास से, जो जिसका टॉप बनता है 3500 रुपए के आसपास, इसके बाद एक फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है, पूरा कंसोलिडेशन होता है करीब अभी करीब मार्च 26 तक। इसके बाद एक ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट 2400 रुपए का बेस बना लेता है। अब ये 2400 रुपए, 2440 का बेसिस का अल्टीमेट लॉन्ग बेस है, अभी भाव है 2900 रुपए, तो अच्छा खासा ऊपर चल गया है। इमीडिएट एंट्री की राय नहीं, क्योंकि यूजुअली एक जो फॉलिंग वेज पैटर्न के ब्रेकआउट्स होते हैं वो फेल हो सकते हैं, अपसाइड ब्रेकआउट्स फेल हो सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूएशन पैटर्न है। वॉल्यूम आया है हर डिप के ऊपर। मुझे लगता है कोई भी गिरावट आपको मिल जाए करीब 2600 रुपए के आसपास, 2650 के आसपास, तो एक अच्छी बाइंग बनती है। एक बार दोबारा अगर निकलेगा कहीं 3000 के ऊपर, तब आपको ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रीच करता हुआ दिखेगा 3500 रुपए का, और आपको 4500 तक के टारगेट यहां देखने को मिल सकते हैं। बेस रहेगा 2440। तो गार्डन रीच पर आपको राय मिली होगी शरद सर की। और देखिए यहाँ पर देखिए इस समय जो लेवल्स होते हैं वही ध्यान रखने वाले होते हैं रिजल्ट डे पर। बाकी तो देखिए बहुत सारी चीजें इस समय चल ही रही हैं। सर एक काउंटर देखिए जिसके नतीजे अगर ठीक नहीं भी आते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं भी आते हैं, तो क्या काउंटर में मूव बनेगा? क्योंकि ये पावर की कंपनी है, इनका जो बेस्ट क्वार्टर होगा वो बेसिकली तो मार्च जून क्वार्टर ज्यादा बेहतरीन रहना चाहिए। लेकिन आरईसी चूंकि इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में, जनरेशन में तो है नहीं, तो इनके लिए जो डिमांड साइड है वो जरूरी नहीं कि मार्च अप्रैल जून क्वार्टर में ही हो। मैं इनके पिछले 3-4 क्वार्टर के रिजल्ट्स देख रहा था सर। ज्यादातर सभी क्वार्टर में 15,000 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, और जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो भी 4,000 करोड़ के ऊपर आ रहा है। अब अगर ये 4,000 करोड़ के ऊपर ही प्रॉफिट देते हैं, वैल्यूएशन वाइज सर हमेशा से पीएफसी आरईसी बड़े अट्रैक्टिव रहे हैं। सर क्या लगता है आपको काउंटर किस दिशा में जाएगा आज? बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे तो करीब जुलाई 2025 के बाद से एक सबसे बड़ी सप्लाई जोन रही है, वो है 390-400 के आसपास की एक सप्लाई जोन इसके पास बहुत मजबूत रही है। वो जोन के ऊपर काउंटर निकल नहीं पाया है, और नीचे गिरने के बाद एक दोबारा जो पुल बैक आया उसमें बेस करीब 340-45 के आसपास बन गया है। तो ये जो 345 का बेस फॉर्मेशन है, मुझे लगता है ये काउंटर ने इस पर्टिकुलर रैली में, अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, मैं तो एनएससी 221 स्टॉक जो एफएनओ के उसको देख रहा हूं, तो जो अच्छे काउंटर्स है वो अपने 50-60 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन्ड हैं, जो बाय ऑन डिप्स में आए, तो ये उसमें से एक काउंटर है जो अपने 50-60 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है। जी। मुझे लगता है कोई भी डिप मिले तो बेस इसका 345 रहेगा, डिप में आप बाय करिए, कहीं आपको रिजल्ट के आसपास कहीं आपको डिप 360 के आसपास मिल जाए तो आपको बाय बनता है। 400 रुपए के ऊपर दोबारा निकलेगा तब आपको एक शार्प रैली 450 की तरफ भी इसमें देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल बेस फॉर्मेशन है, स्टॉप लॉस रहेगा 345 का। ठीक है सर। बंधन बैंक, देखिए बैंकिंग शेयरों के नतीजे इस बार वैसे तो ठीक ही आ रहे हैं, 10 से 15%, 20% की अमूमन ग्रोथ आ रही है सभी बैंकों में। लेकिन जो भी अपनी प्रोविजनिंग कम कर रहा है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। जिसकी प्रोविजनिंग हाई हो रही है, जैसे कल हमने देखा कि एक्सिस बैंक की प्रोविजनिंग हाई थी, उस काउंटर को पीट दिया था, कल या परसों की बात है। और अगर आप देखोगे बाकी बैंक, फॉर एग्जांपल अभी मैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर रहा था, इंडसइंड बैंक की कल हम बात कर रहे थे, तो वहां पे नतीजे अच्छे आए हैं। सर कैसे देख रहे हो बंधन बैंक का? क्योंकि इसके प्रॉफिट्स तो अब आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ एक और भी है। कोलकाता, कोलकाता की साइड पर इनका मतलब जो ईस्टर्न साइड है हमारी इंडिया की, वहां पर उस साइड पर ज्यादा इनका बिजनेस है, और वहां पर एनपीएस बहुत क्रिएट हो जाते हैं। कई बार प्रोविजनिंग भी बड़ी थी इनकी, लेकिन वो सब इनका जो पीरियड था खराब वाला, वो इन्होंने कहा कि हमने बुक्स क्लीन कर ली हैं। मार्केट ने उसको सलामी भी दी, ये 140-50 से उठ के 180-90 तक गया, फिर ये टूट गया। अभी क्या लग रहा है सर? ठीक, तो देखिए जी, 3 बैंक ऐसे थे जिन्होंने पिछले महीने में जबरदस्त रिटर्न दिया। बंधन बैंक 22%, एयू बैंक 17%, इंडस बैंक 13%। तो बंधन बैंक वाज द बेस्ट गेनर इन एफएनओ सेगमेंट इन लास्ट मंथ। ऑलरेडी यहाँ रैली आ चुकी है, तो एक अच्छी रैली ऑलरेडी बन चुकी है बंधन बैंक के अंदर। आप देखिए सबसे बड़ा सप्लाई जोन है 190 के आसपास, वहां तक पहुंच गया है काउंटर, तो यही जोन ब्रीच करेगा तो ऊपर की तरफ आप अच्छा टारगेट करीब मुझे लगता है 214-260 तक के टारगेट ओपन होते हैं।
रैली आ चुकी है, किसी के पास है तो आई थिंक 160 के स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस डीप हो जाता है, बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा। लेकिन अच्छी रैली अब यहां से 190 के ऊपर ही पकड़ेगी। ऑलरेडी इस वीक में, इस मंथ में अच्छा मूव आ चुका है, तो 190 के ऊपर लीजिएगा तो आपको 260 तक के टारगेट्स, 215 पहला टारगेट और 260 दूसरा टारगेट, ये आपको देखने को मिलेगा। और जैसा रिजल्ट इंडसइंड का आया तो पिट जाएगा मुझे लगता है, लेकिन एयू और बंधन बैंक में रैली हो सकता है, कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल हमें अगला जो नतीजा है वो हम देख रहे हैं पिरामल फार्मा का। सर पिरामल फार्मा ये एक डिसअपॉइंटिंग शेयर रहा था पिछले 6-8 महीने में, लेकिन पिछले 1 महीने में इसने कवरिंग तो शुरू की है। अब इसकी प्रॉब्लम ये रही कि इस कंपनी के 3 क्वार्टर से लगातार नतीजे नेगेटिव आ रहे हैं, लॉस आ रहा है। अब सर चीज ये है कि 1-2 में इनकी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ रहा था, तो आई थिंक Q4 से स्थितियां आई थिंक सुधरनी चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्वार्टर होगा कि अगर यहाँ पर इस क्वार्टर में कंपनी ने नतीजे ठीक दिए तो ये टर्न अराउंड स्टोरी भी यहाँ से बन सकती है, और अगर नहीं दिए तो फिर वही थोड़ी सी एनालिस्ट कम्युनिटी को निराशा ही हाथ लगेगी। सर क्या लग रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर देखकर क्या दिख रहा है, निराशा लगने वाली है या आशा की किरण आएगी? तो देखिए जी, इसका जो बिल्कुल इसमें देखिए लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन है करीब, वैसे तो एक हाई इसका बना था नवंबर 2024 में, लेकिन लगातार उसके बाद देखिए मंथ ऑन मंथ लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन है। एक बेस बना है 136 के आसपास। क्या है 136? अगर आप देखेंगे तो करीब जून 2024 के आसपास का बेस है, बट मुझे लगता है बड़ी सप्लाई 180 200 के जोन में बड़ी सप्लाई है इस काउंटर के अंदर। अभी 168 का प्राइस है, तो 180 200 जब तक नहीं निकालता है तब तक लॉन्ग सेटअप नहीं बनता है। और मुझे लगता है कि बेस 136 के पास बन गया, जिसके पास नीचे के लेवल पर है वो बिल्कुल होल्ड करे, नया लॉन्ग नहीं बनता है। और नया लॉन्ग आप लेना भी चाहते हैं तो आज केस में अगर आप थोड़ा एग्रेसिव लॉन्ग लेना चाहते हैं, उस स्थिति में आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 150 रुपए के आसपास रहना चाहिए, तब आप 168 पर लॉन्ग कीजिए। लेकिन टारगेट मेरा वही रहेगा ऊपर की तरफ, 180 195 200 टू द मैक्स। उसके ऊपर निकलेगा तब मैं इसको बाय ऑन डिप्स का लेवल दूंगा। फिर एक बार रैली अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भी हो सकती है, बट वो कंडीशनल है, तो वो रिजल्ट्स के ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा। ठीक है सर। अगला काउंटर सर कैस्ट्रॉल। यहाँ पर नतीजे देखिए इस बार इंपॉर्टेंट होंगे, नतीजों से ज्यादा मैं बोलूंगा कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि असली गेम तो जो शुरू हो रहा है वो अब हो रहा है। जितनी भी ल्यूब्रिकेंट कंपनीज है, देखिए इनका जो निर्भरता है वो क्रूड ऑयल पर है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस हम सभी जानते हैं मार्च से और अभी तक कहाँ चल रहे हैं, $100 के ऊपर चल रहे हैं। पहला जो महीना होता है, मान लीजिए समस्या आई तो वो महीना जनरली ये कंपनियां इन्वेंट्री में उतना तो रखती हैं कि इनका काम चल जाता है। अब पीक सीजन भी है ऑटो इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि गर्मियों में थोड़ी सी ल्यूब्रिकेंट वगैरह की गाड़ियों की खपत ज्यादा, तेल वेल की खपत ज्यादा होती है, ल्यूब्रिकेंट भी ज्यादा लगता है, तो थोड़ा सा ये सीजनलिटी इस क्वार्टर में रहती है अप्रैल जून में। अब कैस्ट्रॉल का काउंटर कैसे ट्रेड करेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, तो क्या ये पास ऑन कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, उन सभी पर एनालिस्ट कम्युनिटी सवाल तो पूछने वाली है इनसे आज। सर नतीजों से ज्यादा आउटलुक अगर मैं पूछूं तो लॉन्ग टर्म में कैसा है, अगर किसी निवेशक के पोर्टफोलियो में पड़ा है ये शेयर तो? देखिए अगर आप वेल जी देखेंगे तो प्रिसाइजली वैसे तो लगातार काउंटर के अंदर वीकनेस ही रही है। इस काउंटर को मैं स्ट्रेंथ में नहीं लूंगा। अगर आप अगस्त 2024 के बाद देखें तो मोटा मोटा 2 साल लगभग हो रहा है, काउंटर में स्ट्रेंथ नहीं है। काउंटर लगातार लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, मंथली चार्ट्स पर भी और वीकली चार्ट्स पर भी लगातार गिरावट है। और स्पेशली सितंबर 2025 के बाद से एक स्ट्रॉन्ग वीकनेस इस काउंटर के अंदर आई है, और वीकली चार्ट्स पर भी आपको वीकनेस दिखती है। तो लगातार ऊपर की तरफ 190 195 पर बड़े डिस्ट्रीब्यूशन जोन्स हैं। जब तक वहां नहीं पहुंचता तब तक कुछ डिसाइड नहीं किया जा सकता, तब तक मुझे नहीं लगता कोई लॉन्ग बनता है। किसी के पास है तो मुझे लगता है कोई भी पुल बैक आए 190 195 के बाद तो आप क्लोजली ऑब्जर्व करें। अगर वहां से गिर जाए दोबारा तो एक बार पोजीशन एग्जिट करें, और मुझे नहीं लगता कि अभी इसके अंदर उस जोन के ऊपर आने तक कोई लॉन्ग बनने की संभावना है। अगला शेयर सर डालमिया भारत। ये आप देख रहे थे शरद सर, डालमिया भारत इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने इस काउंटर को रिकमेंड भी किया था।
क्योंकि शुगर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं और इन सभी कंपनियों में एक मूव देखने के लिए मिला। इथेनॉल की स्टोरी दोबारा गर्म हो रही है और एटीएफ के फ्यूल में यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल में भी इसको ब्लेंड करने की बात हो रही है। 1% तक बड़ी डिमांड आती है सर वहां से भी। सर, डालमिया भारत कैसा लग रहा है आपको? जी, तो देखिए देखिएगा, ये काउंटर आप अगर आप लंबी अवधि में देखें तो एक जोन में ही रहता है करीब। पिछले 3-1 साल से आप देखेंगे तो नीचे की तरफ 1600, ऊपर की तरफ 2400, इसी जोन में कंसोलिडेशन है काउंटर के अंदर। लेकिन ये जोन भी लंबी चौड़ी जोन है, अच्छा खासा बड़ा जोन है। तो मुझे लगता है एक अच्छा बेस फॉर्मेशन इस काउंटर में हुआ है करीब 1770 के आसपास। और अभी उसके बाद से ये जो जो बेस फॉर्मेशन हुआ है 6 अप्रैल के वीक में, ये ये जो लॉन्ग है डिफाई नहीं हुआ, मतलब इस यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखता। ये बेस अभी भी बना हुआ है। उसके बाद 3 सप्ताह में कंसोलिडेशन है, तो यहाँ पर कोई गिरावट जैसा नहीं दिखता मुझे। लेकिन ये जरूर है कि एक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग यहाँ पर करने की जरूरत है। कोई भी डिप मिले आपको तो 1850 1860 के पास एक अच्छा बाय बनता है। स्टॉप लॉस वही 1760 के पास रहता है आपका। और मुझे लगता है कोई रैली अगर आ गई 2000 के ऊपर निकल गया काउंटर, तो आपको एक शार्प रैली 2380 2400 रुपए की तरफ देखने को मिल जाएगी। तो मुझे लगता है टेक्सचर मजबूत है। लेकिन एक बार देखने वाली बात है कि 2000 के ऊपर निकल करके ट्रेड करेगा तो एक बार आपको 2380 2400 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके पास है तो आप 1750 के स्टॉप लॉस, 1760 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। ठीक है, तो ये रही बात डालमिया भारत की। और देखिए शरद सर, कोई ऐसा शेयर जो आपको लग रहा हो कि इस पर बातचीत नहीं हुई आज, ये मुझे करनी थी? तो विवेक जी, अभी तो मुझे ऐसा कोई शेयर नहीं दिख रहा है जिसपे मुझे लग रहा है सभी कुछ तो आपने कवर कर लिया है। लेकिन ये जरूर है कि एक काउंटर है एम्बर इंटरप्राइजेस। तो काफी मेरे हाँ। ख्याल 2022 से एम्बर इंटरप्राइजेस को ये एसी कैंसिलरी में मैं सजेस्ट करता आ रहा हूँ। यहाँ अभी भी बहुत भारी स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगता है ये एक बार जरूर देखा जा सकता है। इसको कल मैं ऑब्जर्व कर रहा था काउंटर को। तो ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में चल रहा है विवेक जी। तो ये मुझे लगता है कि अब नया हाई बनाने की तेजी, नए हाई की तरफ अग्रसर है। और यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई बनने की, अगर निफ्टी 24,400 के ऊपर निकल जाता है तो ये मान के चलिए हो सकता है आपको कम से कम ये काउंटर 9000 की ट्रेजेक्टरी में, 9000 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई दे। थोड़ा समय दे देंगे, 2 क्वार्टर दे देंगे, तो हो सकता है 10,800 की ट्रेजेक्टरी में भी आपको जाता हुआ काउंटर दिखाई दे। ये वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर्स है। कुछ ही काउंटर इसके मैं लगातार नाम लेता हूँ। एक हिताची एनर्जी, एक सीजी पावर, एक ये एम्बर इंटरप्राइजेस, ब्लू स्टार, और यही कुछ एक। और इसके अलावा देखिए चोलामंडलम फाइनेंस। ये कुछ एक काउंटर्स है जो मैं लगातार लॉन्ग रिकमेंड करता रहता हूँ हर बाजार गिरने पर। तो मुझे लगता है ये सब काउंटर्स अच्छे हुए जी। इसमें एंसिलरी बिजनेसेस वैसे भी आप जानते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल बहुत मजबूत होती है, कैश फ्लो बहुत मजबूत होता है। तो ये सब अच्छा करते हैं। ठीक है, चलिए। अब हमारे साथ अंशुल जैन साहब भी जुड़ चुके हैं। जैन साहब, गुड मॉर्निंग। अंशुल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अंशुल जी, आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए। तो अंशुल जी बस जुड़ने ही वाले हैं। और शरद सर अब 12 बजे की तैयारी करते हैं, तो शरद सर को थोड़ा सा जी होमवर्क करना होता है अपना F&O वाला। तो शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। 12 बजे थैंक मुलाकात करते हैं सर आपसे दोबारा यू। से। थैंक आप यू। अपना होमवर्क कर थैंक लीजिए यू। सर। थैंक्स यू एंड थैंक्स ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पर इस समय देखें तो रिलायंस का शेयर इस समय डेज हाई पर चल रहा है। और अब हमारे साथ जैन साहब जुड़ चुके हैं। जैन साहब, गुड मॉर्निंग। तो नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। गुड मॉर्निंग। जैन साहब, ये बताएं, दो शेयर, एक तो रिलायंस आज देखो पासा पलट रहा है इसमें, और एक टीसीएस। पहले मैं यही जानना चाहता हूँ, रिलायंस वर्सेस टीसीएस, ये शॉर्ट कवरिंग दिख रही है आपको, या ये आपको लग रहा है कि यहाँ पर बाइंग इमर्ज हो रही है, एक्चुअल में बाइंग इमर्ज हो रही है और इंडेक्स को हिला देंगे? और सर, रिलायंस तो मेरे पास रखा हुआ है और मैं रेगुलरली ट्रेड कर रहा हूँ। अभी मैं पुट बेचने की सोच रहा हूँ। अगर ये आज 50 डे मूविंग एवरेज 1382 के ऊपर क्लोज करता है
तो फिर मैं कहीं 1350 या 1380 के पुट्स बेचने के मूड में हूँ, तो रिलायंस पे कोई बाय सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं है। टीसीएस में अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है सर। टीसीएस 10, 20, 50 तीनों के नीचे है और एकदम सर पे 10-20 डे मूविंग एवरेज 2505 पे खड़ा है, तो कोई भी रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए रिलेटिव वीकनेस है अगेंस्ट द मार्केट और क्लियर रिलेटिव वीकनेस है। तो आई वुड अवॉइड दिस काउंटर में। अगर मेरे को प्ले करना ही है तो मैं आईटी 20 में बाउंस बैक प्ले करना ज्यादा पसंद करूंगा कंपेयर टू से टीसीएस या इन्फोसिस। ठीक है सर, इंडेक्स पर आपका व्यू। अभी आप बैंक निफ्टी देखिए, ज्यादातर बैंक्स के नतीजे आ चुके हैं, तो बैंक निफ्टी पर तो अभी मूव आपको लगता है कि आ चुका है या अभी आना बाकी है? और अगर बैंक निफ्टी, आईटी और निफ्टी, इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्टिव या ऐसा लग रहा है कि इससे दूर रहना है? आज से देखिए, सुबह हमने 24,000 के अराउंड निफ्टी बाई दी थी। 24,606 के टारगेट के लिए 24,181 का हाई बन चुका है, तो ऑलमोस्ट हम टारगेट डन है। 206 पॉइंट का टारगेट था, 181 पॉइंट ऑलरेडी चल चुकी है। मंथली एक्सपायरी है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर हो सकती है, बट ओवरऑल दैट बीइंग सेड मैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे बुलिश हूँ। अब थोड़ा सा क्लियरली रिलेटिव स्ट्रेंथ जो बैंक निफ्टी पे था वो मिसिंग हो रहा है, दोनों अलाइनमेंट में आ गए हैं, तो साथ साथ ऊपर चलते हुए दिखने चाहिए। अब इसमें कंपेयर करेंगे तो आईटी क्लियरली वीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों जिसको हम कहेंगे इक्वल वेट या मार्केट परफॉर्मर, क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ और आउट परफॉर्मेंस मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में दिख रही है। तो मैं ज्यादा इंडिविजुअल ब्रेकआउट्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप में प्ले करना पसंद करूंगा कंपेयर टू इंडेक्स। अगर मेरे को इंडेक्स प्ले ही करना है तो मैं फिर बैंक 20 प्ले करना ज्यादा पसंद कर लूंगा, क्योंकि इसलिए कि उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी ज्यादा अच्छी मिल जाती है वोलेटिलिटी की वजह से। बट फिलहाल के लिए जो एज था बैंक निफ्टी के पास वो थोड़ा सा मिसिंग होता जा रहा है।